नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आई इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स का प्रत्येक दिन रिवीजन कर रहे हैं। 5 टॉपिक के साथ आते हैं, 5 क्वेश्चन जिसमें रहता है। एपिसोड 62 तक पहुंच चुके हैं। पहला टॉपिक आज का देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्या है? मानव अंग प्रत्यारोपण संशोधन अधिनियम 2011 के संदर्भ में यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं और आपको कहा गया है विचार कीजिए। तो कीजिए जरा विचार इस पर कि क्या क्या बातें कहा गया है। अब चलिए विचार करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर विचार करने से पहले देखेंगे कि कौन सा कथन सही है और कौन सा, ये चीजें हमें पहले पता हो जाना चाहिए। अब 2 यहाँ पर स्टेटमेंट है, मिलकर के कीवर्ड ढूंढते हैं। सबसे पहले, इस अधिनियम के तहत पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड जितना है, पंजीकृत सभी अस्पतालों में अनिवार्य प्रत्यारोपण समन्वयक का प्रावधान है। तो पहला ये कीवर्ड हमने देख लिया। अब दूसरा, इसमें अंगों के साथ साथ यानी कि जो पार्ट्स हैं बॉडी के वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ टिश्यूज की बात की जा रही है, जो उत्तकों को भी शामिल किया गया है। तो यहां पर ये मामला है। ठीक है, अब सबसे पहले इसके संदर्भ में कुछ समझ लेते हैं। मानव अंग प्रत्यारोपण संशोधन अधिनियम 2011, इसमें जितने भी पंजीकृत अस्पताल हैं उसमें ये अनिवार्य रूप से किया गया है कि आपको प्रत्यारोपण समन्वयक की जो है नियुक्ति वो करना ही होगा। तो पहला स्टेटमेंट यही कह रहा था, ये सही हो गया। दूसरा जो कह रहा है, क्या उसमें कहा जा रहा है कि अंग तो हैं ही पार्ट्स, इसके अलावा जो उत्तक हैं उसको भी शामिल किया गया है। और अब यहां पर समझिए, उत्तक को अगर शामिल किया गया है, इसका सीधा सा तात्पर्य क्या हो गया कि उत्तकों का प्रत्यारोपण भी है, वह उसको क्या मिल गया। ध्यान दीजिए, इसको इस शब्दों में भी लिखा जा सकता था, कानूनी मान्यता। यानी कि उत्तकों का जो है यहां पर, इसको भी आप कह सकते हैं प्रत्यारोपण किया जा सकता है, कानूनी मान्यता तक के है। तो दोनों ही कथन सही हो गया। कुल मिलाकर के हमसे पूछा गया था कौन सा कथन सही है, दोनों सही है। सी के साथ चलेंगे, 1 और 2 दोनों सही है। मामला समझ में आ गया। ये फिर से बता देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोग ना इन सब चीजों को पढ़ते नहीं है और यही यहाँ पर मिस्टेक होता है, फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। नैनी झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए, है ना। यहाँ पर कथनों पर विचार कीजिए कहा गया है, सही है पूछा गया है, कौन सा कथन। चलिए कीवर्ड देखते हैं। यह उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है। तो सबसे पहले एरिया को लेकर के बात किया, इसमें स्टेट को शामिल किया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके निर्माण की बात की गई। यहाँ पर देखिए, इसका निर्माण जो है नदी के विसर्पण के परिणाम स्वरूप हुआ है। एक भौगोलिक घटना है, उस पर चर्चा करेंगे। और झील का जो उत्तरी छोर है, झील के उत्तरी छोर को कहा जाता है कि क्या यह मल्ली ताल कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ये 3 बातें हैं। सबसे पहले नैनी झील के विषय में समझ लेते हैं। देखिए, नैनी झील जो है ना उत्तराखंड में ही स्थित है और उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है नैनीताल। ठीक है, तो कभी नैनीताल घूमने गए हैं आप? अगर नहीं गए हैं तो नैनीताल कभी मौका लगे तो घूमने जरूर जाइए, और हो सके तो किसी के साथ जाइए, तो ज़्यादा और खूबसूरत लगेगा जगह, है ना। तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही कुमाऊं क्षेत्र पड़ता है, वहां पर अवस्थित है। तो पहला तो ये हो गया। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो बता देंगे ना, नैनीताल। अब अगला ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके निर्माण की बात किया गया है। यानी कि लेक जो बना है, क्या वह नदी के विसर्पण से बना है? सबसे पहले समझना है कि यह फैक्ट अपने आप में गलत है। नदी के विसर्पण से नहीं। जो लोग नैनीताल देखे हैं, गए हैं घूमने, वहां पर नैनी झील में जो है बोटिंग वगैरह किया है जिन्होंने, वो समझ पाएंगे इस चीज को। वहां पर नदी के विसर्पण का कोई चांस ही नहीं है। हुआ फिर कैसे? जो टेक्टोनिक गतिविधियां होती है ना, तो टेक्टोनिक गतिविधियों के वजह से इस झील का निर्माण होता है। एक अहम बात ध्यान दीजिएगा, नैनी झील जो है ना वह मीठे पानी का झील है, क्योंकि ये स्टेटमेंट हो सकता है मीठे पानी का ये झील होगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए, अगर ये ना दिया जाता, नदी का विसर्पण दिया गया तो गलत है, टेक्टोनिक गतिविधि दिया जाता तो सही हो जाता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब आते हैं, झील के उत्तरी छोर को मल्ली ताल कहा जाता है। यदि आप घूमने जाएंगे नैनीताल तो 20 शहर में ही ये नैनी झील है, कुमाऊं क्षेत्र में। तो 2 छोर इसका है, एक उत्तरी किनारा है और दूसरा एक है दक्षिणी किनारा। तो उत्तरी किनारा को मल्ली ताल कहा जाता है, जो यहां पर लिखा ही है। लेकिन मान लीजिए ये भी पूछ दे कि दक्षिणी किनारा को क्या कहा जाता है, दक्षिणी किनारा को लिख देता हूं यहां पर तल्ली ताल। ये जो हो गया दक्षिणी किनारा, साउथ वाला किनारा ये हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यानी कि ये भी सही है। तो कुल मिलाकर के पहला और
तीसरा सही हुआ, दूसरा गलत हो गया। पूछा गया था कौन सा कथन सही है, तो पहला और तीसरा यानी कि बी विकल्प के साथ हम लोग यहां पर चलेंगे। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए। चलिए, निम्नलिखित अधिनियमों पर चर्चा कीजिए। इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आजकल ऐसे प्रश्न जो है यूपीएससी में पूछा जाने लगा है। तो इस प्रश्न क्या जो प्रकृति है, पूछे जाने की जो प्रकृति है, नेचर है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रश्न कठिन नहीं है, फिर से कह रहा हूं, बहुत आसान प्रश्न है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। कुछ अधिनियम आपको दिया गया है, बस जितनी बातें दी गई है ना उतना ही दिमाग में लाना है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। कुछ अधिनियम दिया गया है, चलिए देखेंगे अधिनियम क्या है। यहां पर सबसे पहले देखेंगे हम कि यहां पर हम जैसे देखते हैं कमांड क्या है। प्रस्तावित आव्रजन एवं विदेशी विषयक विधेयक 2025। चलिए, हमारे लिए इतना काम हुआ कि उपर्युक्त में से कितने अधिनियमों को निरस्त करने की बात की गई है ना। ये जो विधेयक 2025 है, तो इसमें जो कहा गया है कि कितने, ये जो ऊपर दिया गया है इसके वजह से कितने जो अधिनियम है वह निरस्त करने का प्रावधान ये करता है। इतनी बात है। प्रश्न समझ गए आप? यदि प्रश्न समझ जाएंगे तो आधा उत्तर वहीं आप ढूंढ लेंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, आव्रजन एवं विदेशी विषयक विधेयक, विदेशी विषयक। अब यहां पर पढ़ना एक बार शुरू कर दीजिए। क्या है? पासपोर्ट अधिनियम 1920 जो कि भारत में प्रवेश को लेकर के बात करता है ये। दूसरा, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विदेशी नागरिक अधिनियम 1946। आगे बढ़ते हैं। अप्रवास अधिनियम 2000, वाहक दायित्व। ये 4 यहां पर अधिनियम दिया गया है। अब यहां पर समझिए, ये जो आव्रजन एवं विदेशी विषयक विधेयक 2025 आया ना, दरअसल इसके माध्यम से उपर्युक्त जितने भी विधेयक हैं सभी को निरस्त करने का प्रावधान है इसमें। भाई तभी तो आया इसके जगह पे, ये समझ सकते हैं आप। मतलब अगर इस तरह के चीजों को एक बार आप पढ़ लेंगे ना करंट अफेयर्स में, आज मेरा अगर लेक्चर आप देख रहे हैं, एक बार आप देख लिए तो बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, ये आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखेंगे यहां अब क्या हुआ, सभी 4-4 है तो सभी 4 हो गया। डी विकल्प के साथ चलेंगे। ये समझ में आ गया ना? प्रश्न कठिन नहीं था। जरा भी इधर उधर आप सोचेंगे कि अरे इतनी सारी चीजें हैं, फिर आप प्रश्न छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, और बहुत वहां पर जो था आपके लिए आसान था, वो चीज फुल टॉस था। ये प्रश्न अच्छा है, और ये प्रश्न मैं कहूंगा आप इसको 5 स्टार डालिए। ये प्रश्न देखिए अपने नेचर में भी बहुत अच्छा है। इस तरह के प्रश्नों की बहुत प्रशंसा की जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि और दूसरी बात, इस तरह के जो टॉपिक होता है ना, ये आपको बाकी जगह पर भी मदद करेगा। अब देखिए क्या आखिर ऐसा मैं क्या कह रहा हूं, एमएसएमई सेक्टर को लेकर के सबसे पहले बातें की गई है। कहा गया है कि एमएसएमई मानदंडों में हालिया संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि एमएसएमई सेक्टर की बात किया गया। कहा गया कि कोई उद्योग जो है वो एमएसएमई सेक्टर में आता है तो फिर उसके लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, ऐसे समझिए। तो यहां पर ये बातें की गई है। कहा गया फिर सही ढूंढिए कौन सा कथन, और 3 स्टेटमेंट है, आराम से इत्मीनान से पढ़िए, आप सही निकाल ले जाएंगे। क्या कहा गया है? सबसे पहले देखिए क्या कहा, यहां पर सूक्ष्म उद्यम की बात की गई। देखिए सबसे पहले सूक्ष्म उद्यम, और अगर नीचे में देखेंगे तो लघु उद्यम, और बीच में देखें सबसे नीचे मध्यम तरह का उद्यम। ये 3 चीजें हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर ध्यान से, यहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उस शब्द को लिखा गया है निवेश की सीमा। समझ में आ रहा है? यहां पर जो लिखा गया है वो वार्षिक टर्नओवर सीमा, निवेश की सीमा यानी कि इन्वेस्टमेंट करने की सीमा की बात की गई है, और ये जो है एनुअल टर्नओवर की बात की गई। 2 अलग अलग बात है। समझ में आ गया ना? आगे बढ़ते हैं। और यहां पर भी जो मध्यम में कहा गया है वो भी निवेश की सीमा, यानी कि पहला और तीसरा में एक चीज आपसे पूछा गया है और दूसरे में अलग वार्षिक टर्नओवर पूछा गया है। सबसे पहले इतनी बात समझ में आ गया। आंकड़े पर पहुंचिए, क्योंकि आंकड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहां कहा गया कि 2.5 करोड़ रुपए तक कर दी गई है। कर दी गई है तात्पर्य क्या हो गया कि यानी कि पहले ये नहीं था, है ना। अब यहां पर हालिया संशोधन करके किया गया है, देखेंगे इसको। दूसरा कहता है कि लघु उद्यम के संदर्भ में देखें तो वार्षिक टर्नओवर सीमा जो है उसको भी बढ़ाया गया है और 100 करोड़ रुपया कर दिया गया है, यानी कि पहले 100 नहीं था। यह भी देखेंगे कि सही है कि गलत। और मध्यम उद्यम की चर्चा करेंगे तो इसमें भी निवेश की सीमा की बात किया गया है और कहा गया कि इसको भी इंक्रीज किया गया और 250 करोड़ कर दिया गया है संशोधन हालिया करके। ये जो है कुल मिलाकर के आपने इतने कीवर्ड निकाल लिए यहां पर। ये चीजें प्रश्न अच्छे से समझ लीजिए। अब देखते हैं, सबसे पहले कुछ चीजें यहां पर समझना शुरू करते हैं। देखिए माइक्रो एंटरप्राइजेस की जब बात करेंगे यानी कि सूक्ष्म उद्योग की बात करें, उद्यम की बात करेंगे, कुछ चीजें यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए, है ना। तो सबसे पहले सूक्ष्म की चर्चा कर लेते हैं।
सूक्ष्म की बात करेंगे तो दो तीन चीजें मैंने कहा कि एक तो पहले आपके सामने आएगा कि इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या होगा, दूसरा एनुअल टर्नओवर लिमिट क्या होगा। तो पहले जो सूक्ष्म में था ना, अगर आप ऐसे निवेश की बात करेंगे तो निवेश में अगर यहां पर देखें, अच्छा यहां पर निवेश कर देता हूं और यहां पर एनुअल टर्नओवर कर देता हूं, है ना, ये आप समझ जाओगे। यहां पर सूक्ष्म कर दिया, दूसरा अगर लेते हैं तो चूंकि उसमें लघु भी पूछा था तो स्मॉल भी कर दिया मैंने, और फिर उसमें जो है वो मध्यम भी पूछा था तो मीडियम भी कर देते हैं। ये तीनों चीज ऐसे करके आप देख लो ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहां पर देखो चीजें, पहले इस चीज को आप चाहो तो लिख लेना या स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले आपसे पूछा गया कि निवेश की सीमा सूक्ष्म में क्या होना चाहिए, पहले कितना था। तो पहले जो निवेश की सीमा हुआ करता था जो माइक्रो एंटरप्राइजेज में था वह 1 करोड़ था, पहले 1 करोड़ था 1 CR, इसको बढ़ाया गया, बढ़ा करके 2.5 CR कर दिया गया, ये निवेश में था। और एनुअल टर्नओवर की जब बात करोगे आप माइक्रो एंटरप्राइजेज में तो ये पहले 5 CR था यहां पर, ठीक है, ये 5 CR था, इसको बढ़ा करके 10 CR कर दिया गया, हालिया संशोधन में ये सब किया गया। तो पहला समझ में आ गया, निवेश भी समझ में आ गया, एनुअल टर्नओवर भी समझ में आ गया, ये मामला क्लियर। स्मॉल एंटरप्राइजेज पे आ जाए, देखो इन स्मॉल एंटरप्राइजेज जो हो गया उसमें पहले कितना था, वो 10 करोड़ था, ठीक है, जो मैं आपको इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट पहले 10 CR था और 10 CR को इंक्रीज किया और इसको कितना कर दिया, 25 CR किया। देखो ये सबसे छोटा उद्योग, उससे बड़ा ये और उससे बड़ा ये, तो इस तरह से अगर आप समझोगे ना तो आपका मामला क्लियर हो जाएगा। अब चलिए यहां पर देखते हैं एनुअल टर्नओवर स्मॉल का। एनुअल टर्नओवर स्मॉल का अगर देखेंगे तो ये पहले जो होता था वह आपको 50 CR था और अब ये 100 CR हो गया, 100 करोड़, मामला समझ में आ गया। अब यहां पर ये दोनों हो गया, आगे मीडियम पे आ जाए। मीडियम की जब चर्चा करेंगे, मीडियम एंटरप्राइजेज में जो पहले इन्वेस्टमेंट का सीमा था वह कितना था, 50 CR, और इसको बढ़ा करके 125 CR कर दिया गया, 125 करोड़ इसको किया गया, ठीक है। और एनुअल टर्नओवर की बात करेंगे तो ये पहले जो था ना वह 250 CR हुआ करता था, सॉरी यहां पर देखो 250 CR था और इसको बढ़ा करके 500 करोड़ कर दिया गया। इतनी बातें क्लियर हो गया। अब इसको पहले एक बार फिर से समझ लो, जल्दीबाजी नहीं करना, मैं कह रहा हूं ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहां से आ सकता है, इस तरह की चीजें आपसे पूछी जा सकती है, फिर से समझ लो। सूक्ष्म वाले में दो चीजें हमें सूक्ष्म यानी कि जो कहने का मतलब हुआ माइक्रो, लिख देता हूं माइक्रो, यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज, इसकी बात किया गया। दो चीजें हमें तीनों का जानना है, यानी कि हमें जानना है कि इन्वेस्टमेंट क्या रहा है ना, हमें इन्वेस्टमेंट देखना है और हमें एनुअल टर्नओवर देखना है, ठीक है। एनुअल टर्नओवर का हिंदी समझते हो ना, वार्षिक टर्नओवर, यानी कि साल में कितना टर्नओवर हुआ, 12 महीने का। तो यहां पर हमने देखा कि निवेश करने का जो लिमिट पहले था, ये पहले वाला है, ये जो है ये पहले था, ये सब ये पहले था, तो ये पहले था और बढ़ा करके इतना कर दिया गया, 2.5 CR किया गया, ये निवेश में। इसी तरह इसमें 10 करोड़ पहले था, 25 करोड़ कर दिया, 50 था 125 करोड़ किया, ठीक है। अब जो एनुअल टर्नओवर था वो 5 CR था, 10 कर दिया, 50 का 100 किया, और जो 250 था तो उसको 500 कर दिया। एक चीज पैटर्न समझो, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, फिर क्या है पैटर्न, 5 × 2 10 हो गया, है ना, सीधा दोगुना किया 2x, यहां पर भी 50 तो 100, 250 तो 500, मामला समझ में आ गया। तो इस तरह से आप एनुअल टर्नओवर ऐसे इसका आप निकाल सकते हैं। इतनी चीजें क्लियर। अब आ जाए प्रश्न पे, अब प्रश्न को समझते हैं। क्या कहा गया, सूक्ष्म उद्योगों में निवेश की सीमा 2.5 करोड़ रुपए तक कर दी गई। पहले चार्ट देख लेते हैं। सूक्ष्म उद्योग में निवेश की सीमा 2.5 जो है तक कर दिया गया है। तो हमने देखा ना कि 2.5 किया गया बढ़ा करके। अब बताओ ये स्टेटमेंट को क्या कर दें, सही कर दें। चलो भैया इसको सही कर दिया हमने, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। लघु उद्यम की बात किया गया है, स्मॉल इंटरप्राइजेस की बात किया गया है। क्या है, एनुअल टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट लिमिट नहीं, एनुअल टर्नओवर लिमिट जो है कहा गया है कि 100 करोड़ किया गया है। देखो एनुअल टर्नओवर लिमिट अगर आप देखोगे तो ये यहां पर जो है स्मॉल का 100 करोड़ किया गया है, यानी कि ये चीजें हमने देखा। तो कुल मिलाकर के जब हम यहां आएंगे तो हमें ये भी सही दिखा, तो दूसरा को भी हम सही कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मध्यम उद्योग की बात किया गया, मीडियम इंटरप्राइजेज की बात किया गया, और इसमें क्या कहा गया, इन्वेस्टमेंट की लिमिट, जो निवेश की सीमा को बढ़ा करके 250 करोड़ रुपया कर दिया गया है। अब देखना हमें क्या है, निवेश की सीमा। निवेश की सीमा क्या है,
50 करोड़ पहले था और कितना किया गया है 125 करोड़, ना कि यहां पर जो पूछा गया था 250 करोड़। तो ये एक फैक्ट जो है गलत हो गया, यहां पर ये गलत हो गया। हमसे पूछा क्या गया था कि कितने कथन सही है, कौन से कथन सही है, सॉरी कितने नहीं, कौन से कथन सही है। तो यहां पर पहला और दूसरा, तीसरा गलत हुआ, पहला और दूसरा ए में है, पहला और दूसरा ए विकल्प के साथ हम यहां पर चलेंगे। ये समझ में आ गया ना। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं कि ये प्रश्न के लिए हिसाब से पैटर्न भी बहुत अच्छा प्रश्न का है, डेटा भी है, लेकिन समझदारी भी इसमें चाहिए। और इस तरह के प्रश्न है, इस तरह के टॉपिक जो है ना, आपको इकोनॉमी का अच्छा समझ भी देगा, तो वहां पर भी मदद करेगा। जब आप मेंस वगैरह लिखोगे तब तो और बहुत अच्छा आपको हेल्प करेगा। इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक बार इधर से हट जाता हूं, आप में से लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाला है आगे चल के। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए आज के आखिरी टॉपिक पर चलते हैं। हाल ही में भारत वित्तीय क्षेत्र स्थिरता मूल्यांकन, ठीक है, अध्ययन पत्र किस संस्था द्वारा, प्रश्न में बहुत दम नहीं है, किस संस्था द्वारा जारी किया गया, यह पूछा गया। लेकिन मैंने कहा कि दम नहीं, इसका मतलब छोड़ के भाग नहीं जाना, पढ़ना है ऐसे टॉपिक को। क्यों कह रहा हूं, यूपीएससी पिछले 1-2 साल में कुछ फैक्चुअल नेचर अपना ली है, पीवाईक्यू आप देखते होंगे, तो इस तरह के प्रश्नों को आप छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि प्रवृत्ति में तो बहुत आसान है ना, थोड़ा सा मेहनत करके निकाल ले जाओगे आप। ठीक है, तो यहां पर आपसे जो पूछा गया है, तो भारत वित्तीय क्षेत्र स्थिरता मूल्यांकन अध्ययन पत्र जो है वह जारी किया जाता है IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। संस्था का आपसे नाम पूछा था, ये सी में है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। ठीक है, तो इसमें अब होता क्या है, एक स्टेटमेंट अगर पूछ दे आपसे, जवाब तो आपने सी निकाल लिया। इसमें भारत के वित्तीय क्षेत्र की क्या है, यहां पर स्थिरता मूल्यांकन, यानी कि जो भारत का जो वित्तीय क्षेत्र है वो कितना स्थिर, स्टेबल कितना है, उसका एवोल्यूशन करना, और संभावित जोखिम भी तो हो सकता है अर्थव्यवस्था का, तो जोखिम का क्या होगा, आकलन करना। तो ये सारी चीजें इस अध्ययन पत्र में शामिल किया गया। मामला क्लियर है, ये स्टेटमेंट जोड़ दे बता दोगे तो ये 5वां का सी हो गया, इतना क्लियर। कुल मिलाकर के हमने देखा कि आज के जो लेक्चर हैं इसमें कुछ ऐसा टॉपिक रहा जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा उपयोगी रहा, तो उसको अच्छे से नोट्स बनाइए, बार बार बस रिवीजन कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।